नमस्कार दोस्तों। आंसर राइटिंग मेंस एग्जाम को पास करने का एक ऐसा जरिया होता है जिससे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग का एक ग्रुप है जिसमें रोज क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चंस की संख्या आगे और बढ़ेगी, उनके मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे, लेकिन उन प्रश्नों को लिख कम लोग रहे हैं। आगे धीरे धीरे मेरी उम्मीद है कि ज़्यादा लोग लिखेंगे और अच्छा करेंगे। एक प्रश्न हमने दिया था, 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया, विवेचना कीजिए। कई लोगों ने उत्तर लिखे। मुझे लगा कि कई लोग उसको समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में प्रश्न पूछा क्या जा रहा था। प्रश्न कभी भी आपको करना हो तो आप सही से प्रश्न पढ़ना सीखिए। वीडियोस कई पहले की हमारी पड़ी हुई हैं, कैसे प्रश्न को रीड करते हैं कैसे, उसको देख लीजिए। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये गाइडेंस मिलती रहेगी। 1920 के दशक से, सबसे पहले तो 1920 नहीं, 1920 के दशक की बात हो रही है। राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया। राष्ट्रीय आंदोलन की बात ही केवल नहीं करनी है, उसने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया। उस समय क्या राष्ट्रीय आंदोलन था, उस पर क्या कौन सी विचारधाराओं का कितना प्रभाव पड़ा था, ये बात बतानी है। और इस कारण से अपना सामाजिक आधार बढ़ाने में वो सफल रहा, इसकी विवेचना आपको करनी है। 1920 का दशक, राष्ट्रीय आंदोलन उस समय किसके हाथ में था, कैसे चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख, उस समय आंदोलन को नियंत्रित करने वाली सरप्रमुख वाहक वही थी। तो उस पर फिर 1920 के दशक में क्या क्या प्रभाव पड़े। 1920 के केवल महत्वपूर्ण घटनाक्रम को ही आपको नहीं लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से या वैसे भारतीय स्तर पर क्या कुछ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कैसे प्रभावित हुआ, इन सब चीजों को लिखना है। प्रश्न को पढ़िए पूरा, फिर विवेचना करना है, यानी कि उसको आपको बता देना है, समझा देना है। केवल फैक्ट ही नहीं लिखने हैं, समझाना भी है थोड़ा सा, कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स की तो जरूरत है। क्वेश्चन लिखने से पहले 1920 के दशक में किसके हाथ में बागडोर थी? कांग्रेस के हाथ में थी। 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। नरम दल और गरम दल, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है अगर है। 1905 में बंगाल का विभाजन भी होता है। उससे बढ़ के आगे जब आप पढ़ते हैं 1920 का दशक आता है, तो 1920 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय आंदोलन की जो सबसे प्रमुख वाहक थी वो क्या थी? कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का इस समय तक आते आते जो लक्ष्य हो गया था वो हो गया था स्वराज्य प्राप्ति का। स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आंदोलन चल रहे थे। उनमें से एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू होता है, सरकारी संस्थाएं, विदेशी वस्तुएं, इन सब का बहिष्कार किया जाता है। असहयोग किसके प्रति? असहयोग किया जाएगा सरकारी संस्थाओं का, असहयोग किया जाएगा सरकारी संस्थाओं के कार्य का, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ये कार्यक्रम चलते रहे। आंदोलन में केवल यही नहीं हो रहा था, ये सब तो चल ही रहा था, साथ में कुछ और चीजें हो रही थी जो कि 1920 के दशक में नई नई आई थी या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रभाव पड़ा था जिसके कारण से यहाँ पर आई थी। तो ये जो अन्य धाराएं जो जुड़ी, उनका क्या था, उनका क्या योगदान था? एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद में मुस्लिमों को एक करने के भी प्रयास चल रहे थे कि ये भी हमारे देश में रहते हैं, अगर ये साथ में आंदोलन करेंगे तो हमारा आधार मजबूत होगा, सामाजिक आधार भी मजबूत होगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता और साथ में अहिंसक असहयोग, इनके लक्ष्य के साथ ही एक खिलाफत आंदोलन भी शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन की जो धारा जुड़ती है तो ये सामाजिक दायरा बढ़ाएगी, मजबूत करेगी आंदोलन को। पूरा जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता है उसको आसान बनाएगी। और इस समय जो भारतीय थिंकर थे, चिंतक थे, उन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी बहुत सारी घटनाओं का प्रभाव उन पर जो पड़ेगा, बहुत सारी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था। हर एक चीज की टाइमिंग होती है। शुरुआत में इतना आधार मजबूत नहीं था, इतना सोचने समझने की क्षमता नहीं थी कि ऐसा किया जा सके। अब वो समय आ गया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन में कई नई शक्तियों का भी उदय होता है। और ये जो नई शक्तियां हैं, जैसे समाजवादी शब्द, मार्क्सवादी शब्द, ये सब आप सुनते रहते हैं। तो समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाराएं जो थी, उनका प्रसार होना शुरू होता है। समाजवादी नीतियों की ओर कांग्रेस बढ़ती है। ताशकंद में भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और ये सब घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि इसका आधार बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है, समाजवादी, मार्क्सवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा है।
कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रसार हो रहा है। और जब ऐसा होता है, इसी आधार पर राष्ट्र में कृषक व मजदूर जो थे वो भी एकत्र होते हैं, संगठित होते हैं, एकजुट होते हैं और 1928 में अखिल भारतीय कामगार और कृषक दल की स्थापना हो जाती है। अभी तक जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे उसका दायरा अब और बढ़ा, अब मजदूर भी हड़ताल करना शुरू करेंगे, कृषक पहले से भी आंदोलन में थे, अब और तेजी से आएंगे। और सबसे बड़ी घटना हुई, जो भारतीय युवा थे, भारतीय युवाओं ने भी अपनी जो एक्टिविटीज थी उनको तेज कर दिया, युवा संगठनों का गठन हुआ और जो युवा जोश होता है, युवा खून होता है, वो क्रांतिकारी होता है। उसको कोई भी काम आसान ही लगता है, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता है, निडर होता है ना। नया खून है, नया जोश है, नई तरंगे, नई उमंगे और अब है नई जवानी, ये बात की जाती है ना। तो युवा संगठनों का प्रवेश जब इसमें होता है तो क्रांतिकारी रुख जो है वो बढ़ जाता है। रूसी क्रांति चल रही थी, मजदूरों की सक्रियता उसके प्रभाव से भी बढ़ी। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आप आंसर में क्या कर रहे हैं, उस समय जो भी चीजें हो रही थी उनको आप क्रम वाइज लिखते चले जा रहे हैं। हो सकता है क्रम थोड़ा बहुत ऊपर भी हो, लेकिन सारी चीजों को आप लिख रहे हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जिनका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस को मे डे के रूप में, मई दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कि मजदूरों का जो संगठन था वो सशक्त हो रहा था। ब्रिटिश सत्ता के शोषण और जातीय भेदभाव के विरुद्ध भारतीय जो समाज था उसने विभिन्न जातीय आंदोलन फिर से खड़े किए। अलग बात है कि जातियां और जातियां, दो जातियां अलग अलग आंदोलन चला रही हैं, तो आपसी हित भी उनके हैं, टकराव भी उसमें है, विभाजनकारी प्रवृत्ति हो सकती है, संकीर्ण मानसिकता हो सकती है, लेकिन फिर भी सबका उद्देश्य क्या है, अंग्रेजों को बाहर करना, स्वराज्य की प्राप्ति लाना करना। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जो आधार था, जनमानस आधार था, वो बढ़ रहा था और अंग्रेजों के विरुद्ध जो बगावत का रुख था वो तेजी से बढ़ रहा था। मद्रास में जस्टिस पार्टी आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, महाराष्ट्र का महार आंदोलन, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन, ये सब इसके उदाहरण है। ठीक है, वो जातीय समीकरण पर आधारित थे, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय जातीय जो भी हो, लेकिन अंग्रेजों का तो विरोध कर रहे थे। ये वही समय था जब समाजवादी विचारों का प्रभाव क्रांतिकारी आंदोलन पर भी पड़ा। समाजवादी विचारधाराओं का प्रभाव क्रांतिकारी आंदोलन पर भी पड़ रहा है और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्रांतिकारी आतंकवाद की दो शाखाएं विकसित होती हैं। ये आतंकवाद शब्द ये मत समझिएगा कि ये जैसे आज के आतंकी हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड आप मानते हैं, वैसा ये नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको क्रांतिकारी आतंकवाद विचारधारा का वो माना जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में अपना पृष्ठभूमि इसने बनाया। युगांतर अनुशीलन समितियां जो कालांतर में बंगाल में सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह करती हैं, तो बंगाल में ये सब काम कर रही थी। और ये दोनों धाराएं जो विकसित हुई, चाहे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो और चाहे युगांतर अनुशीलन समितियां हो कालांतर में जो आगे चल के चटगांव जैसे विद्रोह का नेतृत्व करती हैं, ये सब क्या थी, जोश भरने का काम कर रही थी। वो सब कुछ करने का मादा इनमें था जो कि बहुत सोच बूझ के, समझ के आप नहीं कर सकते हैं, जोश के साथ ही कर सकते हैं। और ये ऐसा दौर फिर आया जब सामाजिक आधार इस तरीके से बढ़ा, विभिन्न धाराएं स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस तरीके से प्रयासरत हो गई, विभिन्न धाराएं इस पे काम करने लगी, जो कि इसके सामाजिक आधार को बढ़ाने में, सामाजिक दायरे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका तो इन्होंने निभाई ही, साथ में ये सफल रही। कोई भी प्रश्न तैयार करिए, 150 शब्दों के आसपास तैयार कर लीजिए। 200 में लिखने का नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर लिखना पड़ा तो वो भी आप लिख लेंगे और 150 शब्दों में भी आप इसको लिख सकेंगे अगर आपका ये तैयार है। क्वेश्चन को तैयार करिए तो टू द पॉइंट तैयार करिए। आप रोज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करिए और उसको ज्वाइन करके आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।